जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा और साथियों ये जो क्लास है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना है। डेली सुबह 10 बजे आपको साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर दोपहर में 3 बजे एक क्लास है और रात में एक क्लास है 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास आपको लाइव में मिलेगा। और अगर आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं और ये क्लास आपको मिल जाएगा। आपको मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर है आवृत्ति। ध्यान रखना है आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा ध्वनि की चाल की बात करें सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होता है और सबसे कम पूछे तो गैस में सबसे कम होता है। और ध्वनि की चाल जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बरसात की बूंद का गोल आकार होता है, इसका कारण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बरसात की बूंद का गोल आकार होता है, इसका कारण क्या है, तो सिंपल सा आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण यानी सतही तनाव के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में चौक होता है, तो उसको लगाने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए साथियों ट्यूबलाइट में चौक वह कॉइल है जिसका उपयोग ट्यूबलाइट में उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। क्या प्रेरित करने के लिए, उच्च वोल्टेज को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है सेशन को लाइक करना। तो देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा कांच में से। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि कांच का जो प्रकाशीय घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की चाल कांच में इन चारों ऑप्शन में से कांच में सबसे कम होगा। ठीक है, और सबसे अधिक पूछे तो निर्वात में होता है कितना, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है हवा या निर्वात में। प्रकाश की बात करें ये एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश की तरंगे। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर लगाइए, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है।
सही आंसर है प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए साथियों, दाब बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ने पर पदार्थ का क्वथनांक भी बढ़ता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप लोग। निम्न विभवांतर की एसी धारा को अगर उच्च विभवांतर की एसी धारा में बदलना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उच्च चाई ट्रांसफार्मर का, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका इस्तेमाल होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। 1 वोल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, ध्यान रखना है, 1 जूल प्रति कूलम ये 1 वोल्ट के बराबर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यदि किसी रोगी का ताप डॉक्टर्स थर्मामीटर से नापने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्मामीटर से नापने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी फ़ारेनहाइट का मान 104 है तो सेल्सियस बताना है। तो C/5 बराबर F के जगह पे 104 को रखेंगे माइनस 32 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना कीजिए तो 9 गुना C आपका 9C हो जाएगा। फिर 5 इंटू 104 में 32 जाएगा, कितना बचेगा? तो 104 में अगर हम 32 को माइनस करते हैं 104 में 32, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 जाएगा 2, 10 में 3 जाएगा 7, यानी कि 72 बचेगा। 72 गुना 5, तो C बराबर क्या हो जाएगा? फिर से लिखते हैं, तो C बराबर आपका हो जाएगा 72 गुना 5 और नीचे क्या था? 9। ठीक है, तो 9 8 72, 8 पंचे 40, यानी कि सेल्सियस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको केवल फार्मूला को ध्यान रखना है। C/5 इंटू C/5 बराबर क्या होता है? F माइनस 32/9। प्रिज्म द्वारा, यहाँ पर सही कर लीजिए, प्रिज्म होगा। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो किस कलर का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसी का झुकाव सबसे अधिक होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी कलर का, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? आप सभी जानते हैं P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। ठीक है, 1/F होता है। और 2 डायोप्टर ये क्या है? क्षमता दिया हुआ यानी पावर है, तो 2 P के स्थान पे रखेंगे 2 और यहाँ पे बराबर लगाएंगे 1/F। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो 2F बराबर हो जाएगा 1 और F बराबर हो जाएगा 1/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
तो 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो 0.5 गुना क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 और दशमलव आपका 1 अंक यानी 50। तो इसका जो आंसर होगा 50 सेंटीमीटर होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आया है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मीटर। ध्यान रखना है, एक डायोप्टर जो है एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। कितना, 1 मीटर। यदि एक खगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको निकालना है फोकस दूरी। तो आप सभी जानते हैं फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो R का मान 40 है, तो 40/2 हो जाएगा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगें जब वायु में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ठीक है। माध्यम में परिवर्तन के साथ तरंगदैर्घ्य, वेग, ये सभी परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए फटाफट से। तो देखिए घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो अगर घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछे तो आपका हो जाएगा केजी प्रति घन मीटर। लेकिन अपेक्षित घनत्व का पूछे तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है साइन आई बटे साइन आर। और इस नियम को किसने दिया था, तो स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। 1 पास्कल का मान कितना होता है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए 19 के लिए। 1 पास्कल का मान कितना होता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, ठीक है। तो दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सही कर लीजिए। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी पिंड का भार, तो इसमें जी का महत्व होता है, छोटी जी का। तो छोटी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान जो है ध्रुव पर यानी कि पोल पर सबसे अधिक होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुव, ठीक है। ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और सबसे कम कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अब बताइए जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर लाएंगे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो ले जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते चले जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है तो उसका वेग कितना होगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है उसका वेग कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2
mv²। अब यहाँ पर सबका मान पुट कर देंगे, आपको v का मान निकालना है। तो 200 जूल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 200 काइनेटिक एनर्जी की जगह पे। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो हम भी 1/2 लगा देंगे, गुना m का मान कितना है, तो देखिए मास यानी 1 किलोग्राम है, तो 1 लगा देंगे, बाकी v² आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 200 बराबर v²/2। ठीक है, तो v² बराबर आपका हो जाएगा 400, इसलिए v बराबर हो जाएगा √400। तो v का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, आप भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 20 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा। 18 किलोग्राम जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति क्या होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है पावर। ठीक है, क्या निकालना है, पावर। और शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे लिया गया समय। यहाँ पर लिख देते हैं P बराबर क्या होता है, ऊर्जा और बटे टाइम यानी कि लिया गया समय। तो यहाँ पर केवल समय लिख देते हैं। अब ऊर्जा कितना है आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 किलोग्राम जूल ऊर्जा प्रति मिनट है, तो यहाँ पे ऊर्जा दिया हुआ है 18 किलो जूल। ठीक है, 18 क्या है, किलो जूल है, तो सबसे पहले इसको जूल में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 गुना कर देंगे इसमें 1000 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 जूल। ठीक है, किलो को हटाना है तो 1 1000 होता है, तो 18,000 यहाँ पे जूल हो गया। ठीक है, और समय की बात करें तो प्रति मिनट दिया हुआ है, इसको समय को सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो फार्मूला पे सेट कर देंगे, ऊर्जा कितना हो गया आपका 18,000 और समय हो गया 60, डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका लगभग 300। ठीक है, और 300 क्या होगा, वाट होगा, क्योंकि शक्ति पूछा गया है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 300 वाट। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 18 किलो जूल लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले जूल में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 18,000 जूल। ठीक है, और समय दिया है मिनट में, तो इसको चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब यहाँ पे शक्ति निकालना है, तो पावर बराबर सूत्र होता है ऊर्जा बटे लिया गया समय। तो ऊर्जा ये है, समय 60 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 300 वाट। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, तो याद रखिएगा जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा, उच्च गलनांक बिंदु। क्या हो जाएगा, उच्च गलनांक बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किलोवाट घंटा किसकी एक इकाई है। तो यहाँ पर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है। और देखिए साथियों, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करें, और सेशन के लास्ट में इस सेशन को जितना हो सके शेयर आप सभी को करना है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, प्राथमिक सेल। कौन बदलेगा, प्राथमिक सेल। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना है। तो कल भी इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था, इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। सही आंसर होगा दूरी। सूर्योदय
एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। थोड़ा सा सोच समझकर आंसर कीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? 250 होगा, और 250 नहीं होगा, 220 होगा। ठीक है, 220 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है घरों में। और एसी होता है कि डीसी होता है? तो याद रखिएगा ये होता है एसी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही कर लीजिए, 220 होगा, 50 नहीं होगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी 220 वोल्ट एसी करंट होता है। इसको सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन को। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिज्म का इस्तेमाल करके। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो साथियों, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल यानी कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल पूछे तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा, और सबसे मजबूत बल पूछे तो ये हो जाएगा नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत और सबसे कमजोर गुरुत्वीय बल। निम्न में से कौन से यहाँ पे विक्रम नहीं होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? किस किरण की या किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, गामा किरण। इस क्वेश्चन को कल भी हमने आपको बताया था। गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा और छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे अधिक ऊर्जा पूछे किसमें? तो इसी गामा किरण में, लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको तभी याद होगा या फिर कह सकते हैं तभी बनेगा जब आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कल आपको अच्छी तरह से समझाया था कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किसमें ऊर्जा अधिक होता है, किसमें ऊर्जा कम होता है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं आप लोग डेली क्लास को देखा कीजिए। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा ध्वनि तरंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? चलिए आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? किरचॉफ का जो पहला नियम है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किरचॉफ का पहला नियम ये संबंधित है आपका किससे? तो याद रखिएगा आवेश संरक्षण से। किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण से। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से। दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CFL। ठीक है, क्या हो जाएगा? CFL। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। ठीक है, तो किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा जो है सबसे कम होगी? तो CFL में, इसे ध्यान रखिएगा। LED नहीं होगा। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, LED बल्ब अत्यधिक ऊर्जा देते हैं, जबकि CFL की ऊर्जा इससे कम है। सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में आता है तो आंसर आपको CFL लगाना है, ना कि LED। तो सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा पराध्वनि। कौन सी? पराध्वनि। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार। तो S फॉर क्या होता है? साउंड होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, ये क्या है? सोनार का फुल फॉर्म है। चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका आंसर बता देते हैं, आधार भाग।
आज का आखिरी क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉकेट जो है किसके संरक्षण पर काम करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर। और न्यूटन के किस गति नियम पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।